120 या 122 आईए को, उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 120 और 122 जो है ये दोनों लगभग आसपास के ही सेक्शंस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इसमें बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। 120 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इस फैक्टर को कि ऑल्दो इन लॉ इन जनरल husband and wife are considered to be one unit, but when it comes to any of the matters relating to husband and wife, चाहे वो मैटर सिविल नेचर का हो चाहे वो मैटर क्रिमिनल नेचर का हो, दोनों ही केसेस में द हस्बैंड एंड द वाइफ आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर कोई सिविल मामला होता है तो सिविल मामले में दोनों ही पक्षकार जो होते हैं, दोनों ही पार्टीज जो होती हैं, वो भी और उनके हस्बैंड और वाइफ यानी स्पाउसेस भी एक प्रॉपर विटनेस हो सकते हैं, एलिजिबल विटनेस हो सकते हैं। ठीक, क्रिमिनल मामलों में क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि अक्यूज्ड है, ठीक, इफ समबडी इज एन अक्यूज्ड, सो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही स्थितियों में वो एक दूसरे के लिए क्या हो सकते हैं, एक प्रॉपर विटनेस हो सकते हैं। दे कैन बी विटनेसेस फॉर ईच अदर इन बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस। तो सिविल मामलों में दोनों तरफ से हो सकते हैं, मतलब एक सिविल पार्टी प्लेंटिफ जो है उसके स्पाउस जो है वो भी हो सकते हैं, एक जो क्रिमिनल मामला है उसके स्पाउस है वो भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। व्हेन इट इज अ क्रिमिनल मैटर में whosoever is the accused, may it be a woman, may it be a man, in all of these cases if there is a woman उसका husband and if there is a man उसकी wife, ये दोनों भी उस व्यक्ति के लिए उसके फेवर में क्या हो सकते हैं, विटनेसेस हो सकते हैं। ये पॉइंट रिकॉग्नाइज करता है सेक्शन 120। इसका पर्पस बस इतना है कि जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होना चाहिए कि भाई मैन एंड वुमन ऑल्दो दे आर कंसीडर्ड टू बी वन यूनिट इन टर्म्स ऑफ लॉ, बट इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये दो अलग अलग विटनेसेस होंगे। क्योंकि देखो तानिया एंड नॉट जस्ट तानिया, एनीवन हु इज हैविंग सच अ डाउट कि 120 और 122 कैसे डिफर करता है, 120 का कांसेप्ट ये कहेगा कि भाई भले से हम मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक ही यूनिट होते हैं, लेकिन जब गवाही देने की बात आएगी तो आप इनको अलग अलग कंसीडर करें। ये है 120 का पर्पस। ठीक, कि अगर कभी गवाही देने की बात आई तो ऐसा ना माना जाए कि जो हस्बैंड ने बोल दिया वही चीज वाइफ पे भी एप्लीकेबल है, या जो वाइफ ने बोल दिया वही चीज हस्बैंड पे भी एप्लीकेबल है। तान्या समझ में आ रहा है बेटा? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक, सो 120 का पर्पस डिफरेंट है। 120 हैज अ पर्पस कि जो एक सिंगल पर्सनालिटी दोनों लोग समझे जाते हैं, इनको स्प्लिट करके इन दोनों को ही एलिजिबल विटनेस माना जाए। किसी भी एक केस में अगर ये दोनों इन्वॉल्व हो तो एक व्यक्ति इन्वॉल्व है तो दूसरा व्यक्ति एलिजिबल विटनेस बन जाए एंड वाइस वर्सा। ये पर्पस है 120 का। 122 का पर्पस ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुई है तो वो कम्युनिकेशन हमेशा प्राइवेट होगी, वो कम्युनिकेशन हमेशा प्राइवेट होगी। अनुपम मैं पुरानी चीज ही बता रहा हूँ, जो मैंने आईए में पढ़ा है ना वही बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नया नहीं। ओके चलिए, सो यहाँ पे दैट इज व्हाट इट इज 120 है। 122 क्या है कि अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो भी कम्युनिकेशन होगा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी वार्तालाप होगी, ठीक, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज देयर कन्वर्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रिविलेज्ड। ठीक, देयर कन्वर्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रिविलेज्ड। मतलब अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मैट्रिमनी के दौरान कोई भी झगड़ा हो रहा है, कोई भी प्यार मिलाप हो रहा है, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो कॉन्वर्सेशन मैट्रिमनी का पार्ट है। और जब तक हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर मान लीजिए कल को चल के कोई दिक्कत भी आती है, हस्बैंड को वाइफ की बात डिस्क्लोज करनी है, वाइफ को हस्बैंड की बात डिस्क्लोज करनी है, तो उन्हें अपनी ऑपोजिट पार्टी से, ठीक है, उन्हें अपनी ऑपोजिट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है शादी के दौरान का, शादी से पहले उनके बीच में क्या बात हुई, शादी के बाद इनके बीच में क्या बात हुई, ये कहीं से भी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन शादी के दौरान, मतलब राइट फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज टिल द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, या इवन अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो वो कम्युनिकेशन हमेशा प्रिविलेज मानी जाएगी। उसको कोई भी पार्टी या कोई भी थर्ड पार्टी, कोई इवन जुडिशरी कैन नॉट कंपेल यू टू डिस्क्लोज दोस कम्युनिकेशंस। ये 122 का पर्पस है। तो 120 हस्बैंड और वाइफ को रिकॉग्नाइज करता है एज विटनेसेस, और 122 हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है एज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक, ताने आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। बाकी लोगों को भी अगर कुछ हल्का फुल्का डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो गया ना। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आईपीसी में। आईपीसी की बात करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट इंडियन पीनल कोड, हम लोगों ने सेक्शन 84 तक एरिया कवर किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी, इसके बीच का डिफरेंस समझा था कि जब हम मेडिकल इंसैनिटी की बात करते हैं, whenever we talk about medical insanity is based on the reports of a doctor। ठीक है, अब वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लीगल इंसैनिटी इज बेस्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक, अक्यूज्ड का कैसा व्यवहार रहा है, कैसा कंडक्ट रहा है, उस पर बेस्ड होता है लीगल इंसैनिटी। जब ये टसल हमें क्योंकि कल की क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए थे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी को अप्लाई कैसे किया जाएगा। इसको समझिए, लीगल इंसैनिटी जो है उसमें कोर्ट ऑफ लॉ इंश्योर करता है कि ये पता लगाया जा सके कि किसी भी पर्सन का, किसी भी अक्यूज्ड का ऑफेंस करने से पहले यानी बिफोर कमिशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस करने के दौरान यानी ड्यूरिंग द कमिशन ऑफ ऑफेंस, एंड ऑफेंस करने के बाद यानी कि आफ्टर द कमिशन ऑफ ऑफेंस उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा था। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के किसी भी व्यक्ति के, किसी भी अक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस बात को पढ़े तो द सिस्टम इज वेरी सिंपल। हमने कई बार देखा है, भाई मान लो कि ज्योति को मैंने बोला, ज्योति है
ज्योति को मैंने बोला यार ज्योति, यार तूने तो यार एलएलएम में टॉप किया है, ठीक है, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं कि तूने एलएलएम में टॉप किया है। आई एम हैविंग डाउट्स दैट यू हैव टॉप्ड एलएलएम एग्जामिनेशन, शैल आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? तो ज्योति इज लाइक कॉन्फिडेंट, ज्योति इज लाइक कि हाँ सर आप बिल्कुल पूछिए, क्योंकि भाई मुझे भी तो पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ। मैंने एग्जाम तो निकाल लिया, लेकिन मैं ये भी चेक करना चाहूंगी कि अदरवाइज भी मेरी नॉलेज कितनी है, मैं पेपर के बियॉन्ड भी सोच सकती हूँ या नहीं सोच सकती। अब मैंने ज्योति से सवाल करना शुरू किया कि यार ज्योति एक बात बता, ये जो क्रिमिनोलॉजी है या जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, आप जरा इसका जवाब दो। तो ज्योति ने उसका आंसर दिया, फिर मैंने एक और सवाल पूछा, फिर ज्योति ने आंसर दिया, फिर सवाल पूछा, फिर जवाब दिया। अब देखो एक बार को जो ये रिपोर्ट कार्ड है, ये जो मार्कशीट है वो झूठी हो सकती है। ज्योति की मार्कशीट आई है उसमें कोई धांधली हो सकती है, पूरी तरीके पॉसिबल है, लेकिन ज्योति की नॉलेज कैसे कम हो जाएगी? नॉलेज तो रहेगी ना, ये पॉइंट है। आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ इट। सो कोर्ट ऑफ लॉ का पर्पस भी यही होता है। कोर्ट ऑफ लॉ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई एक्चुअली में ये बंदा पागल है या सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे खुद के फेवर में डिसीजन लेना चाहता है, ठीक, ये पॉइंट है। और इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उस व्यक्ति का बिहेवियर भी देखता है, कोर्ट ऑफ लॉ विटनेसेस को भी बुलवाता है, कोर्ट ऑफ लॉ डॉक्टर को भी बुलवाता है, डॉक्टर का ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको भी कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम दरकिनार कर दिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, लेकिन विटनेसेस बुलाए जाते हैं। और कोई अगर मान लीजिए वीडियोग्राफी है, एविडेंसेस है जो शो करते हैं कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की मेंटल इलनेस है या इंसैनिटी से व्यक्ति ग्रस्त है, ये पता लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं। तो सेक्शन नंबर 84 जिस इंसैनिटी की बात करता है वो लीगल इंसैनिटी बोला जाता है। लीगल इंसैनिटी इज ऑब्वियसली नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। ये कभी भी मत सोचिएगा कि अगर लीगल इंसैनिटी है तो कोर्ट ऑफ लॉ मेडिकल इंसैनिटी या मेडिकल रिपोर्ट वाले एक्टर को पूरा डिस्कार्ड कर दे, ऐसा नहीं। जनरली कोर्ट ऑफ लॉ लीगल इंसैनिटी को या कंडक्ट ऑफ पर्संस को ज्यादा बेहतर तरीका मानती है किसी व्यक्ति के इंसेन होने को जज करने के लिए, ये पॉइंट है। दैट इज योर सेक्शन नंबर 84। सेक्शन नंबर 84 जो हम बोलते हैं ना कि मैकडॉटन, अभी तो अपन ने लिखा भी नहीं, जब हम इस पे नोट मेकिंग करेंगे, मैकडॉटन्स केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने जो रूल्स ले डाउन किए हैं, 5 रूल्स हैं, उनमें से जो प्रोमिनेंट रूल है वो ये है कि कोर्ट का मेन एम ये होगा ये पता करना कि व्हाइल द पर्सन वाज एक्चुअली कमिटिंग द क्राइम, वाज ही फॉर रियल हैविंग सच अ मेंटल स्टेटस कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। भाई आप पागल आदमी को पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पागल होता है। पागल इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को सही या गलत की समझ नहीं होती, ठीक, क्योंकि उस व्यक्ति को सही या गलत की समझ नहीं होती। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने मैकडॉटन में ये ले डाउन किया कि भाई सबसे पहले तो ये पता करो कि क्या ऑफेंस करते वक्त इसमें सही और गलत की समझ थी। अगर थी, ठीक, अगर थी तो फिर हम इस केस में भाई इसको इंसैनिटी का फायदा क्यों दें? यस। और अगर नहीं थी तो हम इसे इंसैनिटी का फायदा क्यों ना दें? मतलब whether he was in a state of mind to make a rational judgment as to the consequences of his act, उसके द्वारा किए हुए कृत्य का क्या परिणाम हो सकता है यह उसे पहले ही जज करना पड़ेगा, यह उसे पहले ही समझना पड़ेगा। अगर वो स्थिति में ही नहीं है कि इस बात को समझ पाए तो जाहिर सी बात है इंसेन है। अब मेडिकल रिपोर्ट 10 बातें कहती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, लेकिन अगर वो रैशनल जजमेंट लगा सकता है और उसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि ये बंदा पागल है, मेडिकल रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे क्योंकि देख के समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन हैज एक्टेड विद प्रॉपर इंटेंशन एंड नॉलेज, ठीक, ये पॉइंट। बहुत सारे टेस्ट हैं, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट होता है, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट होता है, पेनी टेस्ट होता है, देयर आर वेरियस टेस्ट, हमें उतने टेस्ट की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दिस इज व्हाट वी कंसीडर, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 85 एंड 86। अब 85 एंड 86 जो है, नोट मेकिंग अपन एकदम पूरा कंप्लीट होने के बाद करें। इनफैक्ट पहले पूरा जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नोट मेकिंग करेंगे। सो 85 जो है, 85 एंड 86, these two sections talk about the concept of intoxication. Now, intoxication as we understand, intoxication is a very 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 basic concept, लेकिन intoxication के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। intoxication बहुत से तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका जो सभी लोग जानते हैं that is consumption of alcohol, ठीक, that is the first and the foremost way via which intoxication can take place. Number 2 is via medicines, ठीक। we are not talking about hardcore drugs over here, हम यहाँ पे medicines की बात कर रहे हैं। तो जो medicinal drugs होते हैं उनके भी एक्सेसिव कंजम्पशन से इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। उसके अलावा, ठीक, अदर स्टूपेफाइंग सब्सटेंसेस बोला जाता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बोले जाते हैं, ठीक है, स्टूपेफाइंग या स्टूपेफाइंग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है? स्टूपेफाइंग सब्सटेंसेस जनरली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे आप अपना मत खो दें, आप अपना दिमाग खो दें। मेडिसिन तो जब आप देखते हैं कि मेडिसिन के फॉर्मेट, जो मेडिसिन का एक हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, मेडिसिन को अगर एक्सेस में आप लोगे तो मेडिसिन से आपको डेफिनेटली एक लेवल का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। इन द सेम वे स्टूपेफाइंग सब्सटेंसेस में आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, जैसे हम जिन्हें ड्रग्स कहते हैं, ठीक। marijuana in itself is not considered as drug. वीड की जब बात करते हैं, it is not considered as a drug. मतलब ड्रग आप उसको बोलते हो बट इट इज अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस माना जाता है। इसी के साथ साथ चाहे आप वीड की बात करें, चाहे आप कोकेन की बात करें, चाहे आप हेरोइन की बात करें, चाहे आप और किसी टाइप ऑफ स्टूपेफाइंग सब्सटेंस की बात करें जिसको लोग इसलिए कंज्यूम करते हैं जस्ट सो दैट वो हिंदी में कहते हैं कि सुरूर आ जाता है, और ऐसे अगर आप कहें तो व्यक्ति स्टूपेफाई हो जाता है, यानी कि व्यक्ति समझ नहीं सकता कि उसको क्या चल रहा है, उसका एकदम दिमाग जो है थोड़ा सा फिर जाता है।
दैट्स अ स्टूपेफाइंग सब्सटेंस। इन में से किसी भी प्रकृति से अब आप इनको कंज्यूम करने के लिए जो भी तकनीक लगाओ, चाहे आप इन्हें कंज्यूम करो डायरेक्टली अपने माउथ से कंज्यूम करो, चाहे आप इन्हें माउथ से कंज्यूम करो, चाहे आप इन्हें इनहेल करो, ठीक, चाहे आप इन्हें इंजेक्ट करो, इन सभी तरीकों से इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कोई चीज खाने से या कोई चीज पीने से ऐसा होता है, कोई चीज सूंघ लेने से भी ऐसा हो सकता है, कोई चीज इंजेक्ट करने से, बॉडी में इंजेक्ट भी किया जाता है वेन्स में, ऐसे करने से भी इंटॉक्सिकेशन हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, इन सबसे जो इंटॉक्सिकेशन डेवलप होता है वो इंटॉक्सिकेशन दो प्रकार का हो सकता है। नंबर वन, आइदर दैट इंटॉक्सिकेशन इज इनवॉलेंटरी, ठीक, आइदर दैट इंटॉक्सिकेशन इज इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का क्या मतलब होता है? इनवॉलेंटरी मतलब किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना, ठीक, किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन। कोई व्यक्ति है जो अपनी सहमति नहीं दे रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, पार्टीज वगैरह में जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, या ऐसे अगर किसी की हाउस पार्टी हो रही है, हॉस्टल में पार्टी हो रही है, लोग उसमें जाते हैं, ठीक। अब आप वहां पे पहुंचे, कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती, ठीक है, आप इच्छा पूर्वक उस चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति कह रहा है कि अरे यार अल्कोहल कंज्यूम करके देखो मजा आएगा तुम्हें, या सिगरेट स्मोक करके देखो मजा आएगा तुम्हें, या फिर यू विल फील अ लॉट बेटर, यू विल फील हाई, इसको हाई कहते हैं, ठीक। ऑल्दो जो व्यक्ति हाई होता है तो वो अपने जीवन के सबसे लो पॉइंट पे होता है, आयरन। सो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन इज बेसिकली समथिंग इन which a scenario in which you have been thrown without your consent. So basically आप इस स्थिति में थे कि मना कर सकते थे, आपने उस स्थिति में रहते हुए मना किया, उसके बावजूद आपकी मर्जी के खिलाफ आपको वो स्टूपेफाइंग सब्सटेंस दिया गया, वो कोई भी हो सकता है स्टूपेफाइंग सब्सटेंस, अपने यहाँ पे जो देखें, इसे कहते हैं इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल, एक वोडका, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक रशियन ड्रिंक होती है, कई लोग वोडका प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग वोडका प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, उससे आप स्मार्ट या गधे नहीं साबित हो जाते। कई लोग जिनको वोडका पसंद है, अब ये एक, मान लीजिए कि इन्होंने एक ग्लास वोडका का कंज्यूम किया या खुद किया और एक दोस्त को जबरदस्ती करवाया, ठीक, उसका मन नहीं था, उसको वोडका कंज्यूम करवाया गया। अब एक बार वोडका पीने के बाद द पर्सन फेल्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल डिजी, थोड़ा सा उसको हल्का लगा, लाइट लगा, एक बार जबरदस्ती पिलाया, उसके बाद वो बंदा पूरी की पूरी बोतल लेके बैठ गया और उसने कहा कि आज तो तेरा भाई पहली बार पी रहा है और आज तो तेरा भाई पूरी की पूरी बोतल खत्म करेगा एक वोडका की, ठीक, उसने खुद ऐसा किया। क्या अगर इसके बाद उसने ऐसा किया, क्या अगर इसके बाद वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है, ठीक, एकदम डेलीरियम स्टेट में पहुंच जाता है, तो विल दैट बी कंसीडर्ड एज इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन और अ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? यस, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, करेक्ट। वॉलंटरी आप इसको क्यों बोल रहे हैं? फॉर द सिंपल रीजन कि उस व्यक्ति की इच्छा से उसने ये किया, जितनी क्वांटिटी में उसको वो चीज कंज्यूम करवाई गई थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपना सेंसेस खो दे, ठीक, वो अपने सेंसेस खो दे, इसीलिए उसने जो बाकी की चीजें कंज्यूम करी, बाकी की क्वांटिटी जो उसने कंज्यूम की है, क्योंकि वो उसके फ्री विल से है, अपनी खुद की मर्जी से है, इसीलिए इस व्यक्ति को इनवॉलंटरली वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड माना जाएगा, ठीक, दैट इज द पॉइंट। ओके, नेहा वो वॉलंटरली माना जाएगा। इफ यू स्टार्ट वॉलंटरली, लेकिन आपने कंजम्पशन किया, ठीक, कंजम्पशन करके आप ऐसी स्टेट में पहुंच गए, ठीक, दैट यू इवन कैन नॉट रेजिस्ट, आप रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे, ठीक, और फिर दोस्तों ने आपको पिला दी, दिस इज वॉलंटरी, दिस इज नॉट इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी ही माना जाएगा। आई बिलीव आपको रीजन समझ में आ गया। रीजन इज कि अगर आपने 2 से 3 बार अल्कोहल को, कितने भी, जैसे एक अमाउंट ऑफ अल्कोहल को पेग कहते हैं, इट्स अ फैक्ट, ठीक, सो आपने कितने भी पेग कंज्यूम किए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस स्टेट तक थे जहां पे आप सही डिसीजन ले सकते थे, सामने वाले ने आपको मान लीजिए जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की और आप रेजिस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये बात समझिएगा, ड्रंकन स्टेट में जनरली व्यक्ति का रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको पता है या नहीं पता है, इट्स अ फैक्ट कि ड्रंकन स्टेट में 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल या कोई भी स्टूपेफाइंग सब्सटेंस अगर कंज्यूम किया है, तो वो व्यक्ति अपने सेंसेस में प्रॉपर नहीं रहता कि वो रेजिस्ट कर पाए, ठीक। दैट इज द रीजन व्हाई in such conditions that person obviously that person will be considered to be have intoxicated voluntarily, उसको voluntarily माना जाएगा, ठीक। आ रहे हैं नपुर, उसको समझा रहा हूं, ठीक। चलिए, तो ये तो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो गया। अगर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो यू हैव गॉट कंप्लीट इम्यूनिटी, आपको कंप्लीट इम्यूनिटी है, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में पहुंचे थे अपनी मर्जी के खिलाफ जहां आप खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। So that is involuntary intoxication and that is why you have got complete immunity, पूरी तरीके से आपको सुरक्षा मिल जाएगी लॉ की कि आप अगर कोई ऑफेंस करते भी हो तो सेक्शन नंबर 85 के अंदर आपको लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। सेक्शन 86 जो है वो इसी को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। सेक्शन 86 बात करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक। अब वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का फंडा क्या है? अगर आप बेराट से पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का फंडा ये है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करने के बाद, ठीक है, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं, पूछा बता देगा। कोई व्यक्ति वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करने के बाद अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो कोई ऐसा ऑफेंस करे जिसको करने के लिए या तो एक स्पेसिफिक इंटेंशन लगता है
या फिर एक स्पेसिफिक नॉलेज लगती है, या तो एक स्पेसिफिक इंटेंशन लगता है या फिर एक स्पेसिफिक नॉलेज लगती है। तो अगर उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया और वो इंटॉक्सिकेशन में अपनी खुद की मर्जी से गया था, तो कोर्ट ऑफ लॉ उसकी नॉलेज को प्रिज्यूम कर लेगा। कोर्ट ऑफ लॉ विल प्रिज्यूम द नॉलेज। ठीक, एनी एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? यस, ऑब्वियसली। अगर एक एक्स पर्सन है, वो पार्टी में गया, उसके दोस्त वाई ने उसको कहा कि अरे यार तुम विस्की कंज्यूम क्यों नहीं करते, या तुम स्कॉच कंज्यूम क्यों नहीं करते, या तुम रम ट्राई क्यों नहीं करके देखते। एक्स ने कहा कि नहीं भाई, मेरा मन नहीं है एंड मैं करना भी नहीं चाहता, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। वाई ने इंसिस्ट किया, एक्स ने कहा नहीं भाई प्लीज, नहीं करना चाहता। वाई ने जबरदस्ती की और एक्स को वो जो ड्रिंक थी वो पिला दी। ठीक, या फिर इसको पता ही नहीं था और इसकी कोका कोला में या इसकी स्प्राइट में या इसकी जो भी एक रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था उसमें इन्होंने अल्कोहल मिला दी। ठीक, इन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब ये भाई साहब अपने होशो हवास खो बैठे। उसके बाद अगर ये कोई भी ऑफेंस करते हैं, पूछा, उसके बाद अगर ये कोई भी ऑफेंस करते हैं तो इनकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, ही विल नॉट बी लायबल। ठीक, ये है साहब, समझ में आया? अगर समझ में आ गया पूछा तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अब जब आप 86 की बात करते हैं तो 86 में यही बात है कि अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस आपके द्वारा किया गया है जहां पे एक स्पेसिफिक नॉलेज या एक स्पेसिफिक इंटेंशन लगता है उस ऑफेंस को करने के लिए, और आपने ऐसा ऑफेंस खुद से इंटॉक्सिकेट होने के बाद किया है, तो कोर्ट ऑफ लॉ प्रिज्यूम कर लेगी कि आपको वो ऑफेंस करने की नॉलेज थी। अब ये स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे। लायबिलिटी जो इसमें बनती है, उस लायबिलिटी का लेवल कम तो होता है बट कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं होती। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए कि हम मर्डर की बात करते हैं। कॉमन सेंस लगा के बताइए, क्या मर्डर जो है वो बिना इंटेंशन या बिना नॉलेज के हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, मर्डर जो है वो बिना इंटेंशन या बिना नॉलेज के कमिट नहीं किया जा सकता। अब मान लो कि कोई व्यक्ति वॉलंटरली इंटॉक्सिकेट हो जाए, बहुत एकदम पूरी तरीके से ड्रंक, एकदम भंड हो गया, पूरी तरीके से टल्ली जैसे कहते हैं ना, पूरा एकदम आउट। ठीक, यस। अब इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। आप जज हो, आप इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि व्यक्ति का इंटेंशन था कि नहीं था। जब पूरी तरीके से ड्रंक है, अपने सेंसेस में ही नहीं है, तो इंटेंशन डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन सेक्शन 86 ये बोलता है कि भाई देखो, आप इस व्यक्ति को, आप इसका इंटेंशन अज्यूम नहीं कर सकते, दैट्स अ फैक्ट, वी एग्री टू दैट, लेकिन आप इसकी नॉलेज तो मान सकते हो। वरना अगर आप नॉलेज भी नहीं मानोगे तो ये बंदा तो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड होने के बाद भी छूट जाएगा। यस, आप नॉलेज तो मान सकते हो ना, दैट दिस पर्सन इज हैविंग सच नॉलेज कि भाई जब मैं ड्रिंक कर लेता हूं तो मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक, और अगर मैं ड्रिंक करके अपने कंट्रोल में नहीं हूं और ऐसा कोई भी एक्ट कर रहा तो भले उस वक्त मैं अपने पूरे सेंसेस में नहीं था, लॉ यही मान के चलेगा कि मेरे पास नॉलेज तो थी भाई कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं और मैंने ऐसा किया है, और मर्डर करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। दिस नॉलेज विल बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज पर सेक्शन नंबर 86। इम्यूनिटी यहां मिलती है, रिमेंबर दिस पॉइंट, इम्यूनिटी मिलती है, बट इट इज ओनली एंड ओनली अ पार्शियल इम्यूनिटी, आपको कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं। अब आप ऐसे सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि सर जो ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी तो मिलती है बट पार्शियली मिलती है, पूरी नहीं मिलती। एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जिससे आप बहुत नफरत करते हो, वो ऐसे रोड पे खड़ा हुआ है, चल रहा है। ठीक, आप उस व्यक्ति को, आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, आप गाड़ी चलाते हुए उस व्यक्ति को उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना, दो कंडीशन है, आप दो कंडीशन में इस व्यक्ति पे गाड़ी चढ़ा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, आप इस व्यक्ति को मारना चाहते हो, आप इस व्यक्ति को मारना चाहते हो इसलिए आपने इस पे गाड़ी चढ़ा दी। नंबर 2, आप स्पीड में, बहुत एक्सेसिव स्पीड में थे और आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और आपने इस व्यक्ति को मतलब उड़ा दी। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें आप इस व्यक्ति को मार सकते हो। पहला, आप इंटेंशनली इसको मारना चाहते थे, कुचलना चाहते थे। दूसरा, द कार वाज आउट ऑफ योर कंट्रोल और द कार वाज समहाउ आउट ऑफ योर कंट्रोल बिकॉज़ ऑफ स्पीड और बिकॉज़ ऑफ एनी अदर केस, नॉट एक्सीडेंट। आप मुझे ये बताइए कि इंटेंशन कहां लग रहा है, नॉलेज कहां लग रही है? कंसीडर किया जाएगा ना, नॉलेज में कंसीडर किया जाएगा, सुना ना, दैट विल बी कंसीडर्ड इन नॉलेज। ऑब्वियसली देवेश, इसीलिए इंटेंशन तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन नॉलेज मान ले कि इस बंदे की नॉलेज जरूर थी, ये पॉइंट है। सो वन में देयर इज इंटेंशन, वन में देयर इज अ क्लियर कट इंटेंशन टू किल दिस पर्सन। टू में देयर इज नॉलेज कि आई माइट किल सम पर्सन। आप गाड़ी तेज भगा रहे हो तो आप दो तरीके से तेज भगा के किसी को मार सकते हो। एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसकी तरफ देख करके गाड़ी तेज भगा के उसे उड़ा सकते हो, और दूसरा, आप नॉर्मल दिन में रेगुलर एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे गाड़ी तेज चला दो और किसी व्यक्ति को उड़ा दो। पहली स्थिति में आपका एक स्पेसिफिक टारगेट है, दैट इज योर इंटेंशन। ठीक, दूसरे केस में आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है बट आपकी जानकारी है कि आप किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हो, नॉलेज। वॉलेंटरी ड्रंकनेस जो होता है वो इंटेंशन को जन्म नहीं दे सकता। वॉलेंटरी ड्रंकनेस में आप इंटेंशन डिराइव नहीं कर सकते व्यक्ति का, लेकिन आप उस व्यक्ति का नॉलेज जरूर प्रिज्यूम कर सकते कि भाई तुझे जानकारी थी कि ये ऑफेंस तू कर रहा है, हम मानेंगे। अदरवाइज वॉलेंटरी ड्रंकनेस में भी तो वो व्यक्ति छूट जाएगा। ये पॉइंट है, दिस इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 86। ये स्टूडेंट्स को समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है क्योंकि वो बेराक की लैंग्वेज में फंस जाते हैं कि वेयर द ऑफेंस कुड हैव बीन कमिटेड बाय एन ओनली बाय एन इंटेंशन और नॉलेज, बट
it was committed while a person was voluntarily intoxicated, so the court is going to presume the knowledge. What does this mean? समझ नहीं आता. It's very simple. कोई भी ऐसा ऑफेंस उठा लो. अब भैया एक बात सोचो, आप किसी को ग्रीवस हर्ट इंजरी कॉज कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को ग्रीवस हर्ट कोई एक इंजरी कॉज कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में, ठीक ध्यान से समझिएगा, ऐसी स्थिति में ग्रीवस हर्ट जब आप उस व्यक्ति को कॉज कर रहे हो, ये इंटेंशन पे जाएगा या नॉलेज पे जाएगा, है ना. मतलब दो ही तरीके से जा सकता है, या तो इंटेंशन पे जाएगा या फिर नॉलेज पे जाएगा. ठीक, तो नहीं हो सकता है. फेयर एनफ. ठीक, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. अगर इंटेंशन पे जा रहा है, ठीक, यानी आप इंटेंशनली किसी व्यक्ति को अगर मार रहे हो या उसे चोट पहुंचा रहे हो, ठीक, अगर आप इंटेंशनली किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हो, उसे मार रहे हो, तो दैट इज ऑब्वियसली ग्रीवस हर्ट. अगर आप बहुत ही रेकलेसली अपने हाथ में एक बैट लेकर के उसे घुमा रहे हो या तलवार लेकर के घुमा रहे हो, तो आपकी नॉलेज है कि उससे किसी को चोट लग सकती है. ठीक, अब यही चीज मान लो आप ड्रंक स्टेट में करो, यही चीज अगर आप ड्रंक स्टेट में करो, तो सेक्शन 86 ये कहता है कि भाई हम नॉलेज तो मान लेंगे, हम इंटेंशन नहीं मान सकते. वी वोंट बी कंसीडरिंग, वी कैन नॉट कंसीडर इंटेंशन, क्योंकि व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका इंटेंशन डिराइव करना हमारे लिए पॉसिबल. ठीक, लेकिन डेफिनेटली इट कैन बी कंसीडर्ड दैट दिस पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन हैज दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये जो कर रहा है ये गलत है. ठीक, नॉलेज. यस, वही यहाँ पे केस आता ना, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, सुना होगा आपने नाम. ठीक, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू. कोई व्यक्ति है, ठीक, जो कि कंटिन्यूअसली अल्कोहल को कंज्यूम करता है. ठीक, कोई व्यक्ति है जो कि कंटिन्यूअसली अल्कोहल को कंज्यूम करता है. अब अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो वो प्रोलॉन्ग स्टेट में. अब जैसे आप लोगों ने एक देयर वाज दिस मूवी बाय द नेम ऑफ दबंग. दबंग करके सलमान की एक मूवी है, उसमें महेश मांजरेकर का कैरेक्टर है. ठीक है, महेश मांजरेकर का कैरेक्टर है जो सलमान खान का वो रहता है, ससुर रहता है, बट पहले ही मर चुका है. महेश मांजरेकर इज शोन इन अ स्टेट जहां पे वो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, ठीक है, रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से डिलीरियम स्टेट में पहुंच चुका है, जहां उसे वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है. ठीक, अब वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के केस में भी यही हुआ था कि एक आर्मी ऑफिशियल थे, वो एक पार्टी में पहुंचे, वो भी रेगुलरली ड्रिंक करते थे. उन्होंने एक बच्चे से चेयर मांगी, उस बच्चे ने कहा कि नहीं भाई मैं चेयर नहीं दूंगा, तो उन्होंने उस बच्चे को वहीं ऑन द स्पॉट गोली मार दी, उसकी डेथ हो. ठीक, ये था वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस. इससे क्या समझ में आया कि भाई भले उस व्यक्ति को मारने का इनका इंटेंशन रहा हो ना रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी अल्कोहलिक स्टेट ऐसी थी, ये इतने इंटॉक्सिकेटेड थे कि इनकी नॉलेज तो ये थी ना कि भैया ये गलत कर रहे हैं. जब ये ड्रिंक कर रहे थे तब तो समझ में आ रहा होगा इनको कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते. ठीक, ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है उसको ये कभी पता ही ना चले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ. भाई सुबह उठेगा, हैंगओवर होगा, सर दुखेगा, लोग बताएंगे, आपको जानकारी मिल जाती है that you were out of control. So if a person is out of control and they are aware that whenever they get intoxicated and they get out of control, ऐसी स्थिति में अगर वो दोबारा खुद को इंटॉक्सिकेट करे, ठीक, दोबारा खुद को इंटॉक्सिकेट करे, तो ऐसी कंडीशन में उनकी नॉलेज को प्रिज्यूम किया जाएगा. ठीक, क्या कह रही है कि कितने पेग में आउट ऑफ कंट्रोल होता है. There is no specific number to it. There is no specific amount of I would say alcohol that can be decided for any one specific person for the reason कि जितने भी लोग होते हैं, हर व्यक्ति की, इसे कहा जाता है लीगल टर्मिनोलॉजी में, हर व्यक्ति की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो कम या ज्यादा होती है. अगर किसी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन मतलब आप कितना उस चीज को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कम क्वांटिटी के मतलब अल्कोहल अगर कंज्यूम करेगा, उसमें भी वो व्यक्ति हाई हो सकता है या वो अपनी स्थिति गड़बड़ा सकती है उसकी. कोई व्यक्ति ऐसा जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा, तो भैया टैंकर वो रखे, पी ही जा रहे हैं, तो उन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो देयर इज नो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट वी कैन से कि ये ऐसे होता है. ठीक, हाँ एक्सीडेंट वगैरह में देखा जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये इंडिविजुअल एनाटॉमी पे डिपेंड करता है. ठीक, ना 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 उससे फर्क नहीं पड़ता. फिर उस पर्सन को पता हो कि भैया मैं 6 पैक तक तो पी लूंगा, लेकिन 6.5 वाला पैक पीऊंगा फिर उल्टी कर दूंगा या लूज माय कंट्रोल. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ठीक, ये ओके. चलिए, ये हो गया आप लोगों का सेक्शन नंबर 86 का एरिया. अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 87, 88, 89 एंड इवन 92 की. ठीक, हाँ कोर्ट चेक करती है, लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन को देखा जाता है. लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन को एक्सीडेंट के केसेस में भी देखा जाता है. लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन को और अगर किसी प्रकार का ऑफेंस हुआ है, मे इट बी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, मे इट बी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इट इज कंसीडर्ड. जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स. 3 इडियट्स मूवी में, मेरी श्योर सभी ने देखी. 3 इडियट्स जो एक मूवी है, उसमें जो कैरेक्टर है राजू अवस्थी का, या जो भी इसका नाम है, ठीक, व्हाटएवर, ये बंदा जब ये लोग तीनों दोस्त लोग ड्रिंक करते हैं, उसके बाद ये सिंपली जाता है और जो इनका डीन रहता है वीरू सहस्त्रबुद्धि, उसके घर पे, उसके गेट पे, उसके दरवाजे पे जाकर के टॉयलेट करके आता है. ठीक, ये वो मूवी में दिखाया गया है. ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आप चलें तो यहाँ पे इन्होंने मिसचीफ कमिट किया है. He has committed mischief. Court will always consider कि भाई आप कितनी मेंटल आपकी कंडीशन थी कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपने क्या किया. भाई कोई व्यक्ति हेवीली इंटॉक्सिकेटेड है, उल्टी कर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जो चीज आपको राजू के केस में देखने को मिलती है इन द मूवी 3 इडियट्स, दैट्स मोर और लेस, आई वुड से दैट इज मोर और लेस डेलिबरेट. जानबूझ के किया गया एक्ट है, जहां पे व्यक्ति जान रहा है कि वो क्या कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड. ठीक,
अगर वो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड होता दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट ये अदरवाइज डेलिबरेट है। ठीक, अब लोग पूछ रहे हैं कि सर सेक्शन 85 और 86 में डिफरेंस क्या है। 85 और 86 के प्राइमरी डिफरेंसेस को मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 85 टॉक्स अबाउट इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, मतलब आपने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट किया है। 86 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी व्यक्ति ने खुद को इंटॉक्सिकेट किया, खुद को या तो इंजेक्ट किया है या फिर कोई चीज इनहेल की है या खाई या पी। नंबर 2, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के केसेस में देयर इज कंप्लीट इम्यूनिटी। कंप्लीट इम्यूनिटी, आप पूरी तरीके से सेफ होते हो। आपने क्योंकि जबरदस्ती आपको वो चीज इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस आपको दिया गया, स्टूपेफाइंग सब्सटेंस आपको दिया गया, आप खुद से नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ठीक, ऑन द अदर हैंड क्योंकि आप वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड थे, वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड होने के बावजूद क्योंकि आपने ऑफेंस जो किया है वो कंप्लीट सेंसेस में नहीं किया, कंप्लीट अपने अपने कंट्रोल में नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे आपको इम्यूनिटी तो मिलती है बट वो पार्शियल इम्यूनिटी होती है। पार्शियल इम्यूनिटी का मतलब आप बचोगे नहीं, आपको सजा जरूर होगी, सजा उतनी नहीं होगी जितनी इस व्यक्ति की हो जो पूरे होशो हवास में। समझ में आया? मतलब 86 इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 85। पूरा एक्सेप्शन नहीं है, पूरा कंप्लीट एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि पार्शियल इम्यूनिटी बोल रहा है। नो इम्यूनिटी होता दैट वुड हैव बीन एन एब्सोल्यूट एक्सेप्शन। पार्शियल इम्यूनिटी है तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा एक्सेप्शन ये भी नहीं है, लेकिन यस एब्सोल्युटली इस केस में आपका जो पनिशमेंट होगा वो पार्शियल होगा। कोई व्यक्ति पूरे होशो हवास में कोई क्राइम करे और कोई व्यक्ति वॉलंटरली बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेट होकर अपने सेंसेस को लूज करके कोई ऑफेंस करे, इसमें पनिशमेंट में फर्क आएगा। ठीक, इनवॉलंटरी में नॉलेज देखो, इनवॉलंटरी के केस में होता ये है ना कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अगर इंटॉक्सिकेट किया गया है, फ्री विल के बिना अगर वो इंटॉक्सिकेट किया गया है तो लॉ नॉलेज को भी प्रिज्यूम नहीं कर सकता, इंटेंशन को तो प्रिज्यूम आप वैसे भी नहीं कर सकते अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है तो। भाई देखो एक बात बताओ, अगर आपको किसी व्यक्ति का इंटेंशन देखना है तो उसके कंडक्ट से भी उसका इंटेंशन दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर किसी व्यक्ति का मर्डर करना है इंटेंशनली तो वो क्या करेगा? इन जनरल नॉर्मल जाएगा, गोली मार देगा, छुप के गोली मारेगा या फिर स्टैब कर देगा, एक जनरल इंजरी जो होती है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति है जो कि एकदम पूरी तरीके से ड्रंक है, वो अगर किसी व्यक्ति को जाएगा उसका मर्डर करेगा तो कैसे करेगा? बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होके उसके पास जाएगा, उसे गोली मारेगा, स्टैब करेगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल। तीसरा, अगर वही व्यक्ति वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है तो यही चीज वो और थोड़ा अग्रेसिव तरीके से कर सकता है। इन ऑल ऑफ दीस थ्री कंडीशंस व्हाट इज डिफरेंट इज, कोई होशो हवास में ऑफेंस करे, कोई जबरदस्ती पिलाया गया और उसके बाद कुछ सही गलत ना समझते हुए ऑफेंस करे, और तीसरा कोई व्यक्ति खुद कंजम्पशन करके खुद ऑफेंस करे। तीनों की ही लायबिलिटीज में फर्क आएगा। फर्स्ट कंप्लीटली लायबल होगा, सेकंड नॉट लायबल होगा, थर्ड पार्शियली लायबल होगा, सजा कम होगी, खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है 85 और 86 के बीच में, देयर इज नो प्रिजम्पशन, there is no presumption, neither there is a presumption of intention nor there is a presumption of any kind of knowledge। ठीक, आप नहीं ना तो आप इंटेंशन मानोगे ना आप नॉलेज मानोगे, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज इन द केस ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट नुपुर, रीड द सेक्शन, रीड, प्लीज रेज योर हैंड नुपुर। Hello, good evening, sir. हेलो, Good evening, sir. सेक्शन नंबर 86 है ना? Yes, sir. उसको रीड करो। In the cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intention. बस मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जो बिना नॉलेज और इंटेंशन के नहीं होता, या तो नॉलेज होगी या इंटेंशन। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ो। A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. बस यहाँ पे हम ऑफेंस तो वही है जहाँ Yes, sir. इंटेंशन या नॉलेज की जरूरत है, लेकिन Yes, हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को ही प्रिज्यूम कर सकते हैं। सेक्शन 86 का जिस्ट यही है, लैंग्वेज दोनों की दोनों में इंटेंशन और नॉलेज दोनों वर्ड आएंगे। जी सर। जैसे मर्डर का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज भी हो सकती है। यस, जी सर। यस सर। अगर इंटेंशन और नॉलेज दोनों हो सकते हैं तो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेट होकर ऑफेंस तो फिर उस व्यक्ति की नॉलेज को प्रिज्यूम किया जाए। हमने लाइन क्या पढ़ी? A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge, not intention। जी सर। समझ में आया? जी सर। सेम नॉलेज, वैसी ही नॉलेज जो कि दोनों आदमी की हो सकती थी, ऐसा ऑफेंस पहले इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के केस में, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के केस में हम उस व्यक्ति की वैसी ही नॉलेज मानेंगे, लेकिन क्या इंटेंशन मानेंगे ऐसा लिखा है? ओके। बताओ, इंटेंशन हम मानेंगे ऐसा लिखा हुआ है? ठीक, दैट इज द पॉइंट। सो इंटेंशन इज समथिंग जो कि हम लोग इंटॉक्सिकेशन में अज्यूम या प्रिज्यूम नहीं कर सकते, ना हम 85 में प्रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक, ना हम 86 में प्रिज्यूम कर सकते हैं, दैट इज द रूल। ठीक, यस, ना 85 में प्रिजम्पशन किया जा सकता है, ना 86 में। इंटेंशन को आप कैसे अज्यूम कर लो? ऑन द अदर हैंड अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो नॉलेज को जरूर अज्यूम किया जा सकता है। चलिए
बात समझ नहीं पा रहा 86 को चैप्टर 4 में क्यों एक्सप्लेन करा है, तो फिर मतलब 85 का एक्सेप्शन तो है, हाँ दैट्स ट्रू, बट चैप्टर 4 में इसलिए एक्सप्लेन किया है निर्भय क्योंकि अगर कोई वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है तो दैट पर्सन इज नॉट इक्वल टू अ पर्सन हु इज नॉट इंटॉक्सिकेटेड। समझ में आया निर्भय? अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक, तो वो नॉट इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के बराबर नहीं। भाई कोई व्यक्ति ड्रंक तो है, कोई व्यक्ति नशे में तो है, अगर नशे में है तो वो नॉर्मल तो नहीं, ठीक, दैट इज व्हाई यहाँ पे आप कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं देते, इसलिए आप पार्शियल इम्यूनिटी देते हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमने 85 के साथ 86 को चैप्टर 4 में ही जगह दी, क्योंकि चैप्टर 4 इज अबाउट एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया गया था कि एक्सेप्शन हमेशा एब्सोल्यूट ही होगा। निर्भय समझ में आया? इट इज नोवेयर रिटन दैट द एक्सेप्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द एंटायर चैप्टर नंबर 4 हैज टू बी एब्सोल्यूट। वो पार्शियल भी हो सकता है जैसा सेक्शन 86 के केस में हो रहा है, ठीक, ये पॉइंट है बेटा। ओके चलिए आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट 3 सेक्शंस 87, 88, 89 एंड 92, ये जो सेक्शंस हैं मोर और लेस, और इसके बीच के भी कुछ छोटे मोटे सेक्शंस हैं जो कि डील करते हैं कंसेंट से। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो कि कंसेंट देता है कोई एक्ट करने के लिए, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कई जो लोग होते हैं जो कि कई बार जिमिंग वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत जिम कर रहा है, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, या कई बार कराटे के केसेस में या ताइक्वांडो के केसेस में या मार्शल आर्ट्स के केसेस में, उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को हमेशा ये चीज आपने नोटिस की होगी, वो व्यक्ति हमेशा खुद को बहुत ही ज्यादा हार्डकोर कंडीशंस में रखता है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई मार्शल आर्टिस्ट है, आपने कभी शायद पता नहीं, आई एम नॉट श्योर आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति है, वो मार्शल आर्टिस्ट है, वो बोलता है कि सामने वाले को बोलता है कि यार मेरे पेट पे मारो, ठीक है, just hit me on my abdomen area, on my tummy. You might have noticed it, you might not have noticed it. So ये जो जिमिंग वाले लोग होते हैं या जो वर्कआउट वाले लोग होते हैं, ये कहते हैं कि भैया चलो मेरे पेट पे मार के दिखाओ, मैं चेक करता हूँ कि मेरी कोर मसल्स जो हैं वो कितनी हार्ड हैं या कितनी अच्छी स्टेट में, ठीक। अब ऐसी स्थिति में वो पर्सन रेगुलरली यानी एक क्विक पेस के साथ आपके एब्डोमेन पे हिट कर रहा है, आपके पेट पे मार रहा है, बट बिकॉज यू हैव वर्कड आउट वेल, बिकॉज यू आर जिमिंग सो वेल, बिकॉज आप प्रॉपर फिजिकल स्टेट में हो, आप उन पंचेस को बर्दाश्त कर रहे हैं। मान लो ऐसे में कोई ऐसा पंच पड़ जाए जो कि आपको इंजोर कर दे, आपको इंजोर कर दे, क्या आप ये कह सकते हैं कि भैया ये तो तुमने गलत कर दिया यार, तुमने तो मेरी पसली तोड़ दी? कैन यू से दैट? भाई तूने तो बोला था पेट पे मार, ठीक, मैं तेरे पेट पे लात नहीं मार सकता, तो मैं हाथ तो मार ही सकता हूं, तूने ही बोला था करने को, तो हाउ कैन आई बी मेड लायबल फॉर दिस? दिस वाज द पॉइंट, ठीक, यस। अच्छा, अब इस बात को समझो कि इसी पूरी कंडीशन में, इसी पूरे के पूरे सिनेरियो में अगर आप किसी एक स्पोर्ट्समैन को रखो, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्समैन को रखो, या फिर किसी भी आप लेबरर को रखो, ठीक, किसी भी फिजिकल एक्ट वाले वर्कर को रखो, ठीक, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं, यस, स्पोर्ट्समैन होते हैं, लेबरर्स होते हैं, अगर इनका काम करते हुए और पूरी ड्यू केयर एंड कॉशन ली गई थी, अगर इनका खुद का काम करते हुए इनको किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाए, डू दे हैव एनी क्लेम? डू दे हैव एनी क्लेम? यस और नो? नो, दैट्स द पॉइंट, ठीक, इनका कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। यस, फिल ह्यूज जो थे, ठीक, इट्स अ फैक्ट, फिल ह्यूज जो थे 26 नवंबर 2016, इनका एक काउंटी मैच चल रहा था, ठीक, एक बॉलर थे शॉन एबॉट, शॉन एबॉट ने बाउंसर मारी और फिल ह्यूज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, उनको यहां पे बॉल लगी, ठीक, एंड ही कोलैप्स्ड राइट अवे, ही कोलैप्स्ड, उनको ले जाया गया, हॉस्पिटल में थे, उनकी डेथ हो गई कुछ टाइम बाद, ठीक। अब शॉन एबॉट को वैसे मॉरली कितना भी गलत लगे या उन्हें कितना भी बुरा लगे, लोगों को कितना भी कोसे, बट लीगली तो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, legally he committed no offense because the sportsmen themselves know the risk of playing that sport. ये होता है the concept of VNFI, जिसको हम कहते हैं voluntary non fit injuria, ठीक है, voluntary non fit injuria मतलब voluntarily अगर आप किसी एक्ट में आते हो तो you are not fit to claim any kind of injuries. Injuries मतलब कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भैया यहाँ मुझे लीगल इंजुरी कॉज की गई है। voluntary non fit injuria, voluntariness या voluntariness will make you unfit for claiming any injury or compensation. ये है सेक्शन नंबर 87, इतना ही कॉन्सेप्ट है। बस हाँ, ध्यान रखने की बात ये है कि हाँ, अगर आप अपनी कंसेंट से आए, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे हाँ WWE में रेसलर्स होते हैं, ठीक है, हमारे कुश्ती लड़ने वाले जो रेसलर्स होते हैं, ठीक, इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कंसेंट से कोई काम करवा रहे हैं। अब अगर आप अपनी कंसेंट से कोई काम करवा रहे हो और उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी वगैरह हो जाए, ठीक, हाँ, देखो मिस्टी, होता क्या है कि कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, अब फुटबॉल में बहुत सी इंजरीज होती है, ठीक, तो फुटबॉल खेलने में अगर ड्यू केयर एंड कॉशन लिया गया है और फुटबॉल खेलने में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाए, ठीक, तो दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम द फुटबॉल फेडरेशन कि भैया मेरे को आप क्या करो, कॉम्पनसेट करो, नहीं,
आप अपनी खुद से कंसेंट दे रहे हो ना, जहां आप खुद अपनी कंसेंट दे रहे हो वहां पे यू कैनॉट बी मेकिंग द अदर पर्सन लायबल. योर कंसेंट इज मेकिंग यू अनफिट टू क्लेम एनी इंजरी. ठीक. हाँ, पेशेंट एंड डॉक्टर की तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं. पेशेंट एंड डॉक्टर की बात हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर कोई वो करता है, कोई भी ऑपरेशन करता है, तो वो आपसे कंसेंट फॉर्म भरवाता है. कंसेंट फॉर्म भरवाने का मतलब होता है कि भैया देखो, हम तो पूरा प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको बचाने की. अगर आप बच गए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बचे तो हमारी गलती ना मानी जाए. उस कंसेंट फॉर्म को अगर आप साइन करते हो तो करते हैं सर, ठीक. अगर आप उसको साइन करते हो, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि भाई हॉस्पिटल या डॉक्टर, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, आपने कुछ नेग्लिजेंट एक्ट ना किया हो, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए मैं खुद स्वतः रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं. इसके लिए हम आगे डिस्कशन करें. ठीक. तो ये सारी चीजों में ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में ये सारी चीजें सब कुछ एज इट इज एप्लीकेबल होता है. ये है द रूल ऑफ वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरी, VNFI. अब आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 88 की. अब 88, 89, 90, 91 एंड 92, इसके लिए आप छोटा सा एक वो बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि निमोनिक बना सकते हैं. बट निमोनिक बनाने से पहले हम इन सेक्शंस को रीड कर लेते हैं. ठीक. टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट. क्या बोलता है? नथिंग व्हिच इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज cause or be intended by the doer to cause or be known, ठीक, by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent expressed or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. मतलब जहां पे किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट सामने वाले व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया है. ठीक. मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको हार्ट सर्जरी करानी. ठीक. उसको हार्ट सर्जरी करानी. नाउ हार्ट सर्जरी ऑब्वियसली इज अ क्रिटिकल प्रोसेस. अब अगर उसके लिए किसी व्यक्ति ने कंसेंट दे दी है कि हाँ यार क्रिटिकल प्रोसेस तो है, लेकिन अगर मैं ऐसे कोशिश करूंगा जीने की तो ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा. ठीक. तो आप मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट सर्जरी कर दीजिए, बाईपास वगैरह जो होता है ना, तो हम लोग देखते हैं. तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अगर कंसेंट दे देता है और हार्ट सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है. ठीक. या कोई भी और दिक्कत आती है, पैरालिसिस हो जाता है. पैरालिसिस क्या होगा हार्ट सर्जरी में, बट जो भी इशू आता है उसके लिए द डॉक्टर और दैट पर्सन वोंट बी हेल्ड लायबल. इसका इलस्ट्रेशन भी है, यही चीज लिखी हुई है. या सर्जन नोइंग that a particular operation is likely to cause death of Z who suffers under a painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit performs that operation on Z with Z's consent. भाई हमें मालूम है कि आपका जो ट्यूमर है उसका साइज बहुत बड़ा है, इसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है. ठीक. आपकी डेथ भी हो सकती है. अब ट्रीट नहीं करेंगे तो डेथ होगी, ट्रीट करने जाएंगे तो भी चांसेस है कि डेथ हो जाए. तो यू विल टेक योर चांसेस एंड मान लीजिए कि ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन जिसका ट्रीटमेंट किया गया उसकी डेथ हो गई. अब वो व्यक्ति कंसेंट दे चुका है कि भैया ठीक है, अगर बच गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बचा तो ठीक है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी. दिस इज योर सेक्शन नंबर 88, जहां पे व्यक्ति खुद कंसेंट दे देता है कि भैया ऐसी अगर हार्म है और ये हार्म मुझे हो रहा है, लेकिन ये हार्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेरे बेनिफिट में कोई चीज कर रहे हो. ठीक. तो फिर वो हार्म मैं सहने को तैयार हूं, उसके लिए पूरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी होगी. दैट इज द कंसेंट दैट आई एम गिविंग. ये है सेक्शन नंबर 88. अब इसके बाद आप देखते हैं सेक्शन नंबर 89 एंड 92. ठीक. सेक्शन नंबर 89 एंड 92 दे आर सेम सेक्शन, सेम ही सेक्शंस हैं. बस 89 और 92 में फर्क ये है कि 89 टॉक्स अबाउट चाइल्ड और एन इंसेन पर्सन. यहाँ पे बात हो रही है एक चाइल्ड की या फिर एक इंसेन पर्सन की जो कि खुद के बिहाफ पे कंसेंट नहीं देता या नहीं दे सकता. तो चाइल्ड या इंसेन पर्सन के केस में कंसेंट देगा कौन? हु विल गिव द कंसेंट? बताएं जरा. गार्डियन. यस. भाई कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं. ठीक. तो वो व्यक्ति कंसेंट नहीं दे सकता. ठीक है. तो उसके बिहाफ पे कंसेंट कौन देगा? उसके बिहाफ पे कंसेंट देगा उसका गार्डियन. अब उसकी तो है नहीं कंसेंट, उसकी गार्डियन की कंसेंट है. भाई अगर गार्डियन की कंसेंट मिली है और उसके बाद इस व्यक्ति को मान लो कि इसकी डेथ हो जाती है, ये अलग अलग पॉइंट्स में आप लोगों को दिया. इंटेंशनली नहीं करना है आपको, ना तो 89 में करना है ना 92 में करना है. ना तो आप इंटेंशनली उसकी डेथ कॉज करेंगे, ना तो आप इंटेंशनली उसको ग्रीवसली हर्ट करेंगे, ना तो आप इंटेंशनली और कोई उसको हार्म पहुंचाएंगे जिससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो. और ऐसे एक्ट का अबेटमेंट भी जस्टिफाइड नहीं. ठीक. तो इन दैट सिनेरियो अगर चाइल्ड या इंसेन पर्सन के गार्डियन की कंसेंट से या तो उसकी डेथ कॉज कर दी जाती है या ग्रीवस हर्ट कॉज कर दी जाती है या किसी और प्रकार की कोई इंजरी कॉज कर दी जाती है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस. क्यों? क्योंकि भैया अगेन आप गुड फेथ में एक्ट कर रहे हो. लैंग्वेज क्या है? गुड फेथ. सो 89 टॉक्स अबाउट गुड फेथ. अगर किसी व्यक्ति के लिए गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए आप एक्ट कर रहे हो, भले उसकी कंसेंट नहीं है, या तो उसकी कंसेंट हो भी नहीं सकती, कौन देगा? गार्डियन देगा. अगर इनकी कंसेंट है तो ऐसी स्थिति में भले अगर आपने गुड फेथ में एक्ट किया है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. मान लो कि उस व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का वो आया, उस व्यक्ति का पैर जला हुआ था. ठीक. यस. डिस्कस करेंगे बोले सर. अगर कोई बच्चा आया एक डॉक्टर के सामने जिसका पैर पूरी तरीके से जला हुआ है. ठीक. या फिर पैर है उसमें पॉइजन आ गया है, जला छोड़ दो पॉइजन है. ठीक. सांप ने काटा, कोई किंग कोबरा या वाइपर टाइप का, ठीक, रेटल स्नेक टाइप का कोई सांप, उसने काटा और जहर चढ़ चुका है उस व्यक्ति के, उस बच्चे के पैर. अब समस्या ये है कि भाई अगर जहर को रोका ना जाए तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, द पर्सन वुड डाई. ठीक. दूसरी स्थिति, अगर हमने पैर बचाने गए तो पैर बचने से रहा, ऑलरेडी काफी ज्यादा इस व्यक्ति का जो पैर है वो मतलब खराब हो चुका है पॉइजन की वजह से, तो अगर पैर रखेंगे भी तो इस बंदे को पैरालिसिस तो होना ही, और हो सकता है कल को चल के, ठीक, कल को चल के इसकी मृत्यु भी हो जाए. इसको
या बंद हो जाएगा पूरे जीवन भर के। तो क्या करें भाई? तो ऐसा करते हैं कि इस व्यक्ति का पैर काट देते हैं, ठीक है, एम्प्यूट करते हैं इसके पैर को, लेट्स एम्प्यूट द लेग। ऐसी स्थिति में जो भी एक्ट हो रहा है वो भले से ग्रीवस हर्ट कॉज कर रहा है, एक प्रकार की इंजरी ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए और क्योंकि ये किया जा रहा है गुड फेथ में, इसीलिए देयर वोंट बी एनी लायबिलिटी अबाउट इट। ठीक, इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। ये बात करता है सेक्शन नंबर 89। अदर पर्सन्स हैविंग लॉफुल चार्ज, एक्सप्लेन कर दीजिए। अदर पर्सन्स हैविंग लॉफुल चार्ज, ये लाइन है ना, ऑफ द गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि गार्डियन नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि जो गार्डियन हो सकते थे, पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स हो सकते थे, पेरेंट्स नहीं है, ठीक। अब पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स घर पे नहीं, ठीक, कोई, हाँ एग्जैक्टली, कोई केयर टेकर है, कोई केयर टेकर है, नौकर वगैरह है, या फिर दोस्त हैं, फ्रेंड्स होते हैं, गुलिस्ता फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक। अब अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एनी पर्सन हु कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन, ठीक, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, इनसेन पर्सन। अगर गार्डियन नहीं भी है बट वो पर्सन क्या है, इज एन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की जो कस्टडी है वो आपके पास है, ठीक। यस, आप ऑथराइज्ड हो उस कस्टडी को होल्ड करने के लिए। डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर के पास आपकी कस्टडी हो सकती है, लॉफुल चार्ज हो सकता है, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे के केस में प्रिंसिपल हो सकता है स्कूल का, टीचर हो सकता है स्कूल का, मतलब इनके पास लॉफुल कस्टडी है, दे हैव द लॉफुल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चा या कोई एक व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है लाया जाता है सामने, और ऐसी स्थिति में भाई उस व्यक्ति को बचाना जरूरी है, उस बच्चे को बचाना जरूरी है। तो अगर कंसेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति से ली जाए जो डायरेक्टली गार्डियन नहीं, जो डायरेक्टली पेरेंट नहीं, ठीक, लेकिन उस वक्त अब भाई प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे स्कूल के या कॉलेज के, जो डीन वगैरह होते हैं, वार्डन वगैरह होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे गार्डियन नहीं होते, ठीक, लेकिन देन अगेन लॉफुल कस्टडी तो इन्हीं के पास है। यस, तो इनकी लॉफुल कस्टडी होने की वजह से इनको रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है कि ये भैया अभी कोई और नहीं है, कंसेंट इन्हीं की मान ली जाएगी। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक व्यक्ति है, उसने हॉस्टल्स में कोई एक व्यक्ति है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक। अब जब तक पेरेंट्स को बुलाएं, लोकल गार्डियन को बुलाएं, उससे पहले ये बात जो थी वो हॉस्टल के वार्डन को पता चल गई। हॉस्टल का वार्डन भी भाई घबराया, एकदम बहका हुआ, वो लेके गया भैया हॉस्पिटल, सारे बच्चे भी गए। अब उन्होंने बोला कि यार इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आप कंसेंट फॉर्म भरो। वार्डन ने कहा कि लेकिन साहब यहाँ पेरेंट और गार्डियन तो कोई है नहीं, तो उन्होंने कहा भैया वार्डन आप हो ना, उसने कहा ठीक है भैया तुम ही भर दो, ये बंदा कंसेंट दे सकता है। दिस इज अ पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज, लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट पर्सन एंड ही इज एलिजिबल टू गिव अ कंसेंट, ये रूल, ठीक। चलिए 89 और 92 दोनों सेम ही रूल्स हैं, बस 89 और 92 में फर्क ये है कि 89 चाइल्ड के बेनिफिट के लिए है और अनसाउंड माइंड के पर्सन के बेनिफिट के लिए है। 92 इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ रेगुलर इंडिविजुअल, मतलब अ कॉमन मैन, ठीक, हु इज नॉट अ चाइल्ड, हु इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो मान लो किसी ऐसी स्थिति में आ गया, ठीक है, मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, अब उसको कौन लेकर के आया, भाई एक्सीडेंट हुआ, ठीक, बहुत ही बेकार एक्सीडेंट हुआ, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति ट्रक में घुस गया, बस से भिड़ गया, ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। अब ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, उसको जैसे जैसे लोगों ने देखा कार में भर के लेके आए हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ना तो कोई लॉफुल गार्डियन है, ठीक है, neither there is a lawful guardian nor there is a person having a lawful custody। भाई वो व्यक्ति मेजर था, साउंड माइंड का था, ठीक है, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक, मेजर था, साउंड माइंड का था, उससे क्या मतलब, वो खुद की कस्टडी खुद रखता है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल लाया जाए, अब ये तो अनकॉन्शियस है, कंसेंट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, भाई कोई रिलेटिव भी नहीं मिल रहा है, कोई फ्रेंड भी नहीं मिल रहा है, फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने हिपोक्रेट्स ओथ ले रखी है, क्या डॉक्टर साहब ऑल्दो ये अनकॉन्शियस स्टेट में बट उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कैन ही डू इट? If it is obviously necessary to save that person's life, can he do it? पुलिस हो सकती है, हो कोई भी सकता है, लेकिन that person is holding the custody of themselves ना। अब आप अपनी खुद की कस्टडी रख रहे हो, आपके माँ बाप की कस्टडी में आप नहीं हो, रह रहे हो उनके घर में, किराया नहीं दे रहे हो, लेकिन आप हो नहीं उनकी कस्टडी, that's the point, ठीक, ये रूल है, आप खुद ही एलिजिबल होते हो, ये पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप पाए जाते हो, ऐसी स्थिति में जहां पे आपकी कंसेंट भी नहीं मिल सकती, तो भी गुड फेथ में काम करते हुए, ठीक, गुड फेथ में काम करते हुए, ड्यू केयर एंड कॉशन रखते हुए, यानी कि किसी भी प्रकार की आप नेग्लिजेंस नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार की एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल आप नेग्लिजेंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेडिकल नेग्लिजेंस काउंट होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस में। तो अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखा, मेडिकल नेग्लिजेंस दिखा, तो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है। तो गुड फेथ में रहते हुए अगर आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ, बिना कंसेंट के भी, बिना सामने वाले के कंसेंट के भी अगर आप कोई एक्ट करते हैं जो कि ऑफेंस जैसा दिखता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज यू एक्टेड इन गुड फेथ, ऑल्दो देयर वाज नो कंसेंट टू इट, ठीक, ये पॉइंट है। अब ये वैसा ही रूल हो गया कि आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त को उसकी गर्दन से पकड़ के एक शेर जो है वो लेकर के जा रहा है, ठीक, आपने उस पर गोली चलाई, इलस्ट्रेशन में दी, आपने उस पर गोली चलाई, वो गोली किसी को भी लग सकती है, ठीक, यस, गोली किसी को भी लग सकती है, वो गोली मान लीजिए शेर को लग जाए तो शेर मर जाए, आपको लग जाए तो आप ही मर जाओ, ठीक, लेकिन आप कर तो एक्ट रहे हो गुड फेथ में, बिना कंसेंट के, ड्यू केयर एंड कॉशन ले भी रहे हो गया तो ये ऑफेंस हो गया, कांट हेल्प, ठीक। कॉमन मैन मींस रेगुलर मेजर मैन विद द सेम माइंड, दैट्स इट, इंक्लूडिंग वुमेन, ठीक, दैट्स द पॉइंट। दोबारा बता दूं, ठीक है, देख लो, व्हेन यू लुक एट इट,
सेक्शन नंबर 92 ये बोलता है दैट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज मेजर एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। अब ये पर्सन अगर जो मेजर है और साउंड माइंड का है, ये एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां ये अपनी खुद की कंसेंट नहीं दे सकता, यानी कि कैन नॉट गिव कंसेंट। अब अगर ये कंसेंट दे ही नहीं सकता तो आप इसकी कंसेंट लोगे कैसे? अब आपको ट्रीटमेंट करनी है, आपको गुड फेथ में इस व्यक्ति के लिए काम करना है, लेकिन आप इसकी कंसेंट लेके करते। अब भैया ये कंसेंट देने के लिए ही प्रॉपर स्थिति में नहीं है, इसके बिहाफ पे भी कोई इसका ना तो गार्डियन है, ना इसकी फैमिली है, ना रिलेटिव्स है, ना फ्रेंड्स है, कोई है ही नहीं जो इसके बिहाफ पे कंसेंट दे सके। तो आप अगर गुड फेथ में रहते हुए ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ इस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कोई भी एक्ट करो, चाहे अब इससे उसकी डेथ हो जाए, चाहे अब इससे इसको कोई ग्रीवस इंजरी हो जाए, चाहे इसको एनी काइंड ऑफ इंजरी हो जाए, यू वोंट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। ये है आप लोगों का सेक्शन नंबर 92। सर अगर बाय चांस और मिस्टेक डॉक्टर से डेथ हो गई तो भी ऑफेंस नहीं होगा ना? देखो बाय चांस अगर मिस्टेक आपने की है और वो मिस्टेक लोकेट हो जाती है तो ऑफेंस माना जाए। मिस्टेक आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में किसी व्यक्ति की जान, मिस्टेक आप नहीं कर सकते, यानी कि नेग्लिजेंस आप नहीं कर सकते, ठीक है? यू कैन नॉट बी नेग्लिजेंट। ए दवाई देनी थी, आप जेड दवाई नहीं दे सकते, क्लोज कॉम्बिनेशन में दवाई दे सकते हो लेकिन अदरवाइज नहीं, ठीक? सर अगर कोई डॉक्टर है, कोई एक्सीडेंट केस आया है और डॉक्टर ने हैंडल करने से मना कर दिया तो डॉक्टर लायबल होगा? नहीं, नॉट लायबल, नॉट लायबल। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डॉक्टर है, ध्यान से समझना, वैसे लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की लायबिलिटी हमेशा होती है बिकॉज ऑफ पंडित परमानंद कटारा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की वजह से, ठीक? तो परमानंद कटारा का केस हम वेरी श्योर आपको पता होगा, एक व्यक्ति था स्कूटरिस्ट था, स्कूटर से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे एक हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कि भैया हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एफआईआर पुलिस वगैरह का मामला, एक्सीडेंट है, आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं कर सकते, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है और ये क्रिमिनल मामला लग रहा है, तीसरे के पास लेके जाओ। तब तक तीसरे के पास लेके जाते, तब तक डेथ हो गई उसकी, ठीक? सो देयर वाज अ सोशल एक्टिविस्ट बाय द नेम ऑफ पंडित परमानंद कटारा, उन्होंने एक पीआईएल दायर की, बोला भैया पहले आप फर्स्ट एड कंपलसरी कराओ। तो कोई भी डॉक्टर फर्स्ट एड देने से तो मना नहीं कर सकता, ये जरूर कह सकता है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, ये जरूर कह सकता है कि हमारे पास प्रॉपर टीम नहीं है, ये जरूर कह सकता है कि मेरी ये स्पेशलिटी नहीं, ठीक? स्पेशलिटी नहीं है, उसके पास रीजनिंग हो सकती है, लेकिन वो फर्स्ट एड देने से कभी भी मना नहीं कर सकता, ठीक? हाँ डॉक्टर है, बाउंड है, लेकिन आपको ये चीज पता है ना कि जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर नोज थ्रोट, क्या लगता है वो आप लोगों को डिप्रेशन के लिए दवा दे सकते हैं क्या? आते लाइक वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे आपको डिप्रेशन की दवा लिख के दे सकते हैं? या अनदर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्थो है, यानी कि अगर कोई ऑर्थोपीडिक है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, तो क्या वो आपकी आंख के लिए आपको दवाई दे सकता है? कोई ऑर्थोपीडिक है तो क्या वो आपको चेस्ट में अगर आपको कोई ट्रबल है तो क्या उसके लिए दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता। दैट स्पेशलाइजेशन, हाँ फर्स्ट एड में जो किया जा सकता है वो गुड फेथ में करेगा, लेकिन नॉट अदरवाइज, स्पेशलाइजेशन पे ही ये चलता है, ठीक? तो ये ड्यूटी बाउंड पूरा नेचर चलेगा। ध्वनि, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स योर सेक्शन नंबर 92। इसमें केसेस भी हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 90 की। अब सेक्शन नंबर 90 क्या है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। देखिए अगर कोई ऐसी कंसेंट है जो कि फियर या मिसकंसेप्शन से आई है, किसी को डर दिखा करके या किसी को धोखा दे करके अगर उससे कोई फियर या मिसकंसेप्शन में अगर उसकी कोई कंसेंट ली गई तो क्या वो प्रॉपर मानी जाएगी? आप बताएं, अगर किसी व्यक्ति को धोखे से उसकी कंसेंट ले ली जाए, विल दैट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर कंसेंट? मैं एक एग्जांपल से समझा, ठीक है? ब्रेसेस कहते हैं उसको, वो जो दांत में लगाए जाते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ब्रेसेस, ओके ब्रेसेस कहते हैं, ठीक? ब्रेसेस, भाई कोई व्यक्ति है जिसको ब्रेसेस लगवाने की जरूरत है, ठीक? मान लो आपका दोस्त है या आपका कोई सिबलिंग है, भाई बहन, ठीक? मेजर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब ये इसको ब्रेसेस की जरूरत है लेकिन ये नहीं लगवाना चाहता, he or she whatever, they are not interested in getting any braces। अब आप इनको धमकी दो, मान लो आप अपने सिबलिंग को धमकी दो कि तू ब्रेसेस लगवा दे वरना I'll slit your throat, मैं तेरा गला काट दूंगा या काट दूंगी अगर तूने ब्रेसेस नहीं लगवाए, क्योंकि ये जो दत्तो है ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक? सामने वाला व्यक्ति जो है वो डर गया, डर के उसने कहा कि चलो ठीक है ब्रेसेस लगवा दूंगी, अदरवाइज उसका कोई मन नहीं था ब्रेसेस लगवाने का, ठीक? ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में क्या आप पे ग्रीवस इंजरी कॉज करने के चार्जेस लग सकते हैं या हर्ट कॉज करने के चार्जेस लग सकते हैं? ठीक? नहीं लग सकते। नो, यस, नो, यस, गुड फेथ, ठीक है? देखो ये एक कॉन्टेक्स्ट आता है जो आपको यहां से भी समझना है। अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि कंसेंट दे सकता है, ठीक? अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि कंसेंट दे सकता है तो इन जनरल आप उसकी कंसेंट लोगे, ठीक? आप उसकी कंसेंट लोगे, क्योंकि अगर कंसेंट नहीं है, ठीक, तो बिना कंसेंट के किया हुआ कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। बिना कंसेंट के किया हुआ कोई भी एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। हाँ भले से आप गुड फेथ में उसको कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बनता है, एक सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं कि एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि अगर आप किसी के लिए गुड फेथ में काम कर रहे हो जो वो व्यक्ति करना नहीं चाहता है, ठीक, जो वो व्यक्ति करना नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती उसके गुड फेथ में ही वो चीज करवा रहे हो, अगर उससे उसको किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई, किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर आप लायबल नहीं होते उसके, ठीक? तो फिर आप उसके लिए लायबल नहीं होते। जैसे यहाँ पे ब्रेसेस लगवाए, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, समझ में आया?
आपने गुड फेथ में ब्रेसेस लगवाए, दे आर अंडर नो लॉस, बेनिफिट ही हुआ है। भाई एक बात सोचो, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो ग्रैंड पेरेंट्स जब उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो भी बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। डू यू नो दिस? वो भी बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, उनका भी मन करता है कि यार हमें थोड़ा तो मीठा खाने दो भाई, ठीक है, त्योहार है, सब लोग मीठा खा रहे हैं, ये उनका भी भाई मन करता है, क्यों नहीं करेगा, वो तो इंसान है व्यक्ति। ठीक, अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं अम्मा, नहीं नहीं दादी दादा, नहीं नहीं आप मीठा नहीं खा सकते, नहीं 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 आप अभी टहलने मत जाओ, चलने मत जाओ, अभी क्या है धुआं बहुत फैला, ठीक, या चलो चलो टहल के आना बहुत जरूरी है भाई, बढ़िया दादा दादी बैठ करके आराम से टीवी पे सीरियल देख रहे हैं, मैच वैच चल रहा है उनका, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं आपको चलना जरूरी, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, आप जबरदस्ती उठा के ले गए, भैया आप चलवा रहे हो उनको, घुमा रहे हो, ठीक, क्यों घुमा रहे हो? ताकि उनकी शुगर कंट्रोल करें। ठीक, अब ये बिल्कुल हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि नहीं नहीं यहाँ तो क्यों भैया, हमें इंजरी हुई, हमें दर्द हो रहा है, हम चल के आए, हमें दर्द हो रहा है जोड़ो, कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि कहेंगे ना तो भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि गुड फेथ प्लस बेनिफिट इज इक्वल्स टू नो ऑफेंस। ठीक, गुड फेथ प्लस बेनिफिट इज इक्वल्स टू नो ऑफेंस। आप गुड फेथ में किसी का जबरन नुकसान करो, ठीक, अब आप बोलोगे कि सर गुड फेथ में नुकसान कैसे हो सकता है? ठीक, गुड फेथ में नुकसान करने का मतलब है कि मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चाहता हूं कि आप स्विमिंग करो, ठीक, मैं चाहता हूं आप स्विमिंग करो, यस, अब आप मान नहीं रहे, आप बोलो कि सर मुझे पानी से डर लगता है सर। एक पुरानी कहावत है कि जब तक व्यक्ति को धकेला ना जाए पानी में तब तक वो तैरना कैसे सीखेगा। ठीक, मैंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत मनाया कि भैया चलो स्विमिंग सीखो, स्विमिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, दो चीजें सबको आनी चाहिए, ठीक, यस, हाँ परफेक्ट एक्सरसाइज होती है, धक्का दे दिया मैंने, आप गिरे, आपको तैरना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, आप डूब गए। अब ये गुड फेथ में था, ये गुड फेथ में बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, दिस कैन बी इन गुड फेथ, बट क्या इससे कोई बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट हुआ? क्या व्यक्ति ने तैरना सीख लिया? क्या वो हो गया माइकल फेल्प्स हो गया वो बढ़िया? नहीं ना। सो देयर वाज एन एक्ट डन इन गुड फेथ बट इट कॉज नो बेनिफिट। ठीक, समझ में आया? गुड फेथ प्लस बेनिफिट, नो ऑफेंस। गुड फेथ, नो बेनिफिट और इवन लॉस इज एन ऑफेंस। ठीक, ये पॉइंट है, दैट इज द एंटायर थिंग। अच्छा, सेक्शन नंबर 89, 92, ये दोनों पॉइंट्स आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, इसमें आप लोगों को इश्यूज नहीं होंगे। 92 इज इन कॉन्टेक्स्ट टू अ मेजर पर्सन, ठीक है, 92 भी सेम ही रूल है, ठीक है, 92 जो है वो भी सेम ही रूल के बारे में बात करता है, मेजर्स के बारे में ही बात करता है जैसा 89 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी इज इक्वल्स टू थ्रेट, हाँ इट इज अ काइंड ऑफ, हाँ जब एक्चुअल एप्लीकेशन की बात होती है तो इसको थ्रेट में ही कंसीडर किया जाता है, इट इज कंसीडर्ड थ्रेट, ठीक है। चलिए, सो 89, 92 हमारा हो गया, 90 हम लोगों ने देख लिया है। सेक्शन नंबर 91 जो है, इसमें बीच में छोटा सा एक सेक्शन नंबर 91 आ जाता है जो सिर्फ मिसकैरिएज के लिए ही इंक्लूड किया गया है, दैट इज कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, इफ देयर इज अ पर्सन जो ऐसा ऑफेंस करे या ऐसा कोई भी एक्ट करे, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, आप किसी व्यक्ति को कैसा भी हार्म कॉज करो, ठीक, हाँ प्रज्ञा, आप किसी व्यक्ति को कैसा भी हार्म कॉज करो, अगर वो हार्म अपने आप में कोई ऑफेंस है तो उस व्यक्ति की कंसेंट होना या ना होना मायने नहीं रखता, ठीक, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन, सॉरी एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मोटा मोटा 24 हफ्ते के बियॉन्ड किसी भी स्थिति में अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, ठीक। अब मान लीजिए कि प्रीनेटल एनालिसिस किया गया, पता चला कि जो फीटस है वो एक लड़की है, बच्ची, ठीक, अब क्या डिसाइड किया गया? इट वाज डिसाइडेड कि भाई हम इस बच्ची का हम क्या करेंगे, गर्भपात करा देंगे, ठीक। तो अब मिसकैरिएज करवाना, भले आपने मिसकैरिएज जो भी मदर है उसकी कंसेंट से करवाया, क्या यहाँ पे मिसकैरिएज जस्टिफाइड होगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 91। क्या यहाँ पे मिसकैरिएज जस्टिफाइड है? इवन तो कंसेंट से किया गया, भाई आप हार्म कॉज कर रहे हो, लेकिन जो एक्ट आप कर रहे हो उस हार्म के कारण, हार्म क्या हुआ, चलिए हो गया, गर्भपात हो गया, ठीक, एक तरीके का फीटिसाइड ही हुआ है, सीधे सीधे मिसकैरिएज हुआ, फीटस बाहर निकाल दिया गया, खत्म, कंसेंट से भी हुआ है, बट क्या ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। तो सेक्शन नंबर 91 जो है ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि जनरल एक्सेप्शन में फिट ना होने वाला एक रूल है, लेकिन इसको 91 में इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि सेक्शन नंबर 91 एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें लोग जनरली डिफेंस लेते हैं कि यहाँ पे तो माता की भी सहमति थी, ठीक। मिसकैरिएज स्पेसिफिकली इज दैट काइंड ऑफ सिनेरियो जहां पे ये कई बार बोला जाता है कि भाई द मदर हैड नो इश्यूज, ठीक, समझना, गर्भपात के जो केस होते हैं, मिसकैरिएज के जो केस होते हैं, इसमें जब लोग फंसते हैं तो वो कहते हैं कि मदर की कंसेंट तो थी ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, सरकार को क्या दिक्कत है, मदर की तो कंसेंट थी, तो जब मदर की कंसेंट थी तो व्हाई इज देयर एन इशू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मदर ने कंसेंट दी थी, मिसकैरिएज हम 50वें हफ्ते में करवाएं, हाउ डज दिस मैटर टू यू? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक, समझ में आया? लेकिन इस चीज को समझो, मिसकैरिएज को ही रिकॉग्नाइज करने के लिए सेक्शन 91 को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि भाई अगर इस पूरे कैटेगरी को, मिसकैरिएज से जो हार्म हुआ, उस मतलब भ्रूण की एक तरीके से मृत्यु कारक की गई, हर्ट कॉज किया गया, डेथ कॉज कर दी गई सीधे सीधे, इस कंडीशन में यहाँ पे ऑल्दो मदर की कंसेंट थी बट
91 ये बोल रहा है कि भाई ये मामला ऐसा है कि मदर की जो कंसेंट है वो इमटेरियल है, हम कंसेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, मदर्स कंसेंट इज इमटेरियल ओवर हियर, दैट्स द पॉइंट। ठीक, ये है आप लोग का सेक्शन नंबर 91। तो जब मदर की कंसेंट थी तब केस कौन फाइल किया होगा? एनजीओ, एनजीओस होते हैं। ठीक, बहुत हॉस्पिटल ही केस फाइल कर देता है, कई बार हॉस्पिटल से लोगों को पता चल जाता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ये जो मिसकैरेज है ये अपने आप में ऑफेंस है, इसमें मदर की कंसेंट, परिवार की कंसेंट मैटर ही नहीं करती, दैट इज इट। 299 के एक्सप्लेनेशन 3 में तो ऑफेंस नहीं है, 299 के एक्सप्लेनेशन 3 में भी ऑफेंस है, 299 के एक्सप्लेनेशन 3 में भी ऑफेंस है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं। कल्पेबल होमिसाइड तब मानोगे जब माता के गर्भ से बच्चे का शरीर का कोई भी अंग बाहर आ जाए। ठीक, जब माता के गर्भ से बच्चे के शरीर का कोई भी अंग बाहर आ जाए, चाहे बच्चे ने सांस ली हो चाहे ना ली हो, अगर तब आप उस बच्चे की आपने अगर तब कोई व्यक्ति उस बच्चे की मृत्यु कारित करे तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, अदरवाइज वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। दिस डजंट मीन कि अगर आपने गर्भ में रहते हुए ही डेथ कॉज की है तो वो मिसकैरेज नहीं, मिसकैरेज इज अ डिफरेंट ऑफेंस, दैट इज इट। आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाँ, डॉक्टर्स लायबल होते हैं, डॉक्टर्स डेफिनेटली लायबल मानते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? चलो, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। 91 बता चुका हूं सोनाली, एक बार प्लीज वापस जाकर के दोबारा रिविजिट कर लें। ठीक है, आप लोग का मेन स्ट्रीम है 7:15 पे, सी यू गाइस ओवर देयर।